हेलो जैन दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज का जो सेशन है ना वो आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों का होने वाला है। मैथ के 15 प्रश्न और रीजनिंग के 5 प्रश्नों का आपका सेक्शन सी और सेक्शन डी का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। कल मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी का टेस्ट लिया था जी, है ना। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, वही प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले आर्मी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 20 रहेगी। 15 प्रश्न मैथ के, 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे और कोशिश करिएगा कि इनमें से 15 प्लस प्रश्नों का आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे पाए, है ना। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिन में, तो ए और बी मिलकर उस काम के दोगुने काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखो, आंसर के लिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, है ना। आज हमारी जो क्लास है ये प्री में रहेगी, कल से हम लाइव कर लेंगे। हमारा सेटअप जो है वो रेडी हो चुका है ना। और इस प्रश्न के आंसर के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में पॉज कर लीजिएगा। तो देखिए साहब, इसने बोला है कि ए जो है वो किसी काम को करता है 12 दिन में और बी जो है वो उसी काम को करता है 8 दिन में। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि काम कितना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। इनका जो अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24। क्लियर है चीजें, है ना। अब देखो साहब, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। ये 2 और 3 क्या है, ए और बी के कार्य करने की क्षमता है। इतना भी आपका क्लियर है, फैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर ध्यान दे दो थोड़ा सा। इसने क्या बोला है कि काम के दुगने काम को, 24 काम है तो दुगुना काम कितना हो जाएगा साहब। अगर हम लोग दुगुना काम लिखेंगे तो 24 का आपको दुगुना कर देना है, आपका टोटल जो काम हो जाएगा वो 48 यूनिट हो जाएगा। सही, उसको ए और बी दोनों मिलकर, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, दोनों की क्षमता 5 हो जाएगी। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे साहब, है ना। आप कहोगे जी 5 में 45, 9 सही 3/5 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी ने ईमानदारी से ऑप्शन ए, ये क्या हो रहा है, ऑप्शन बी को आंसर दिया ना। ऑप्शन थोड़े से डिस्टर्ब हैं, पर आपको पता है ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमित संख्याओं का औसत 20 है तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बता दो। देखो, इसको आप x मानकर भी कर सकते हैं, x+1, x+2, x+3, ऐसे थोड़ा लंबा चला जाएगा। मैं आपको ना एक छोटी सी बेसिक सी चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद ही मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा साहब, है ना। इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। देखो साहब, आपको इतना पता होना चाहिए, एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है। एवरेज हमेशा बीच में रिलाई करता है। जैसे कि 7 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। ठीक है, ये टोटल मैंने 7 लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें जो एवरेज होगा वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी, है ना। यानी कि ये आपकी बीच वाली संख्या है, ये क्या है, आपका एवरेज होगा, औसत होगा। मेरी बात ध्यान से समझो, टोटल 7 संख्या है, बीच वाली संख्या औसत होगी। औसत कितना दिया है, 20, यानी कि इस बीच वाली संख्या की वैल्यू 20 है। अब क्योंकि क्रमिक संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी होगी। ये 20 है तो अगली संख्या 21, अगली संख्या 22 और सबसे बड़ी संख्या जो है वो 23 हो जाएगी। आप लोग आसानी से ऑप्शन ए को आंसर दे करके इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। चलिए साहब, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है। बताइए मेरे भाई, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा साहब। 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो देखो साहब, 5 को अगर मैं 27 से गुणा कर दूं तो 5 संख्याओं का टोटल हो जाएगा 5 सते 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 जो है वो पांचों संख्याओं का टोटल हो गया। अब इसने क्या कहा है, एक संख्या निकाल दी। अगर एक संख्या निकालेंगे तो संख्याएं कितनी बची। आप कहोगे सर जी 4 संख्याएं बची हैं टोटल। अब 4 संख्याएं बची हैं और औसत कितना रह गया, कम होकर के 25 रह गया। अगर मैं 4 को 25 से गुणा कर दूं
तो अब कितना और टोटल हो जाएगा चारों संख्याओं का 100 हो जाएगा। निकाली गई संख्या क्या है? देखो ये 5 संख्याओं का टोटल 135 है ना? 4 का टोटल 100 है। अगर मैं 135 में से 100 को घटा दूं तो जो 35 आ रहा है वो निकाली गई 5वीं संख्या ही तो होगी। क्या सभी ने यहां पर ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं और इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में आएंगे भी। क्लियर है? नंबर 4 देख लो। 0.02 और 0.03 का मध्य अनुपाती क्या होगा? बताएंगे साहब। What is the mean proportional of 0.02 and 0.32? मध्यानुपाती का फॉर्मूला तो पता है ना? आप कहोगे जी अंडर रूट ए बी होता है ना? अंडर रूट ए बी को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये 0.02 है, मैं इसको 2/100 लिख लूं, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो मैं नीचे 2 जीरो लगा सकता हूं, गुणा यहां पर 0.32 है तो मैं इसको 32 डिवाइड बाई 100 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट है। अब ये सभी वैल्यू क्या है? ये अंडर रूट में है जी। अब यहां पर देख लो साहब, 32 को 2 से करेंगे तो 64 हो जाएगा, है ना? 100 को 100 से गुणा कर देंगे, नीचे आपका कितना आ जाएगा जी? 10,000 आ जाएगा। और ये सभी वैल्यू क्या है? अंडर रूट में है ना? अब इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं इसका अंडर रूट अगर हटा दूं यहां से तो देखो 64 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहोगे जी 8 होता है। 10,000 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहोगे सर जी 100 होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.08 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना? अगर आप सभी मेरे फौजी भाई ने ऑप्शन बी आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, देख लीजिएगा आंसर अपने चेक कर लीजिए। चलिए साहब, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है। संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये बताएंगे साहब जल्दी से जी। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात बताना है आपको। निकाल लेंगे आसानी से। देखो जी, मैंने माना एक संख्या x और एक संख्या y। x और y का जो टोटल है वो कितना दिया है आपको? 40 दिया है। इनका अंतर कितना है? 4 है, यानी कि x और y, x माइनस अगर मैं y कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये आप कहोगे सर जी ये 4 हो गया साहब। क्लियर है चीजें? अब देखो ध्यान से, है ना? ये x और x प्लस के हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x, है ना? ये माइनस और प्लस आपस में कट जाएगा। ये भी प्लस वाले हैं तो ये हो जाएगा आपका 44। तो 2x बराबर किसके हो गया? 44 के बराबर हो गया। तो हम यहां से 2 से 44 को काट देंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो 22 आ जाएगा साहब। इतनी चीजें मुझे पता लग गई। x का मान 22 है, हमें x और y दोनों निकालना है, तभी हम उसका अनुपात निकाल पाएंगे। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। मैं पहली में कर देता हूं। देखो ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 40 है। अब मुझे x का मान पता है तो मैं यहां पर क्या करता हूं? इस x की जगह डायरेक्टली मैं यहां पर 22 लिख देता हूं, है ना? अब ये 22 इधर जाकर के 40 में माइनस हो जाएगा तो यहां से जो y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। हमें x और y पता लग गया। x हमारा 22 है और y जो है वो हमारा 18 है। इनका अनुपात हमको बताना था x और y का। बस मुझे लग रहा है ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। देखो जी, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 9, 11:9 आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी वाला। क्या सभी ने ऑप्शन सी को दिया है जी? आंसर मैच करते जाइएगा। ऑप्शन सी जिस भी मेरे फौजी भाई बहन ने दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है साहब। नंबर 6 देखिएगा, इसी थोड़ा सा मिलता जुलता है। और ये जो टाइप है ना, ये आर्मी अग्निवीर 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भर भर के पूछी जा रही थी। ये बहुत बार रिपीट हुआ था ये वाला टाइप। दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का अंतर 32 है तो उनका योग ज्ञात करना है। इसने क्या प्रश्न आपसे पूछ लिया है, इधर ध्यान देंगे। इसने जो आपसे प्रश्न बोला है दो संख्याओं का अंतर, यानी कि देखो x माइनस जो y है उसका अंतर कितना है? 2 है। उनके वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो मान है वो कितना है साहब? 32 है। x माइनस वाई बराबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 32।
तो आपको बताना है x प्लस वाई इनका योग क्या होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, देखो आपको इतना तो पता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है जी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसका फॉर्मूला ये होता है, पता है ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले पर बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बने हैं साहब। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का मान 32 है, तो मैंने यहां पर 32 लिख दिया इसकी जगह, बराबर x प्लस वाई तो हमें निकालना है जी, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है साहब 2 है, तो मैंने इसकी जगह यहां पर 2 लिख दिया। अब इस 2 से ये 32 भाग हो जाएगा 16 बार में, तो आप कहोगे सर जी x प्लस वाई का जो मान आया है वो 16 आया है, ऑप्शन ए करेक्ट है जी। चीजें क्लियर है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रश्न आप माइंड में भी रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 7, इसको हल करें भाई, ये सिंपलीफिकेशन है और इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। मैथ तो एकदम कचरा आता है आर्मी में, 2023 में भी कोई टफ नहीं आया था, 2024 में तो 23 से भी एकदम घटिया पेपर बना था। समझ लो 2024 में पूछा गया था कि 1800 का 20% बता दो मेरे भाई, इतना सिंपल। समझ रहे बात को, बहुत सरल सरल प्रश्न आए थे। ऐसा पूछा गया था भाई 4 7 9 का एलसीएम बता दो, इतना सिंपल सिंपल प्रश्न बन रहे थे 2024 में। इस बार शायद 25 में लेवल बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा तो आपका ही फायदा है, बढ़ जाएगा तो भी आपका बेनिफिट है। वैसे लेवल थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। अब देखो साहब, जब भी यहां पर पावर इस प्रकार से दी हो, हम क्या देखते हैं, हम नीचे वाली वैल्यू देखते हैं। नीचे वाली वैल्यू कितनी है 3 है, तो इस 125 को भी किसी तरह करके घन में परिवर्तित करना है। 125 क्या है, अगर मैं 5 की पावर 3 लिख दूं तो 125 हो रहा है, क्योंकि नीचे 3 है तो मैंने इसको भी इस पावर में लिखने का प्रयास किया है ना। अब ये गुणा क्या हो जाएगा, ये गुणा आपका 1/3 हो जाएगा, जो आपकी ये वैल्यू दे रखी है। चीजें क्लियर हैं, ये 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपके पास क्या बचा, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। ऑप्शन बी आंसर कर दीजिएगा। चीजें क्लियर हैं, शाबाश। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए साहब। यह भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पूछा गया है, और यह ना सिर्फ आर्मी बल्कि विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। सोल्व मत करने बैठना, एक थ्योरम इसकी निकल कर आती है, जो थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। वो थ्योरम क्या है कि जो वृत्तों का क्षेत्रफल है वो त्रिज्याओं के वर्ग के बराबर होता है। जो त्रिज्याएं हैं ये R1 ये R2 त्रिज्याएं हैं, जो त्रिज्याओं का वर्ग जो है, समझ गए ना, ये वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है साहब। त्रिज्याओं का जो वर्ग है वो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब हमको तो यहां पर वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और हमको त्रिज्या निकालनी है, यानी कि आपको तो 4:1 जो है ये क्षेत्रफल दे दिया है इन्होंने। अब अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट करना पड़ जाएगा, इसको वर्ग से उल्टा बदलने के लिए। अंडर रूट करेंगे तो ये 2:1 हो जाएगा। आप ऑप्शन बी को आंसर दे दीजिएगा। बस ये थ्योरम जो निकल कर आती है कि त्रिज्याओं के वर्ग का अनुपात क्या है, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, इतनी सी बात है जी। अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि बतानी है। प्रश्न में कुछ नहीं है अभी, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर ही स्टार्ट कर रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर के ही पूछे गए कुछ प्रश्न लूंगा, जो आसान हो मुश्किल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका एक बार देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर कैसा आ रहा है, फिर हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। क्लासेस तो आपकी अब की बार जून तक जाएंगी, लंबा समय है, ठीक है साहब। देखो जी, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप कहोगे जी πr² होता है। वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है जी 2πr। क्लियर है जी। आप देख लो, पाई का जो मान है वो कितना होता है, 22/7 होता है साहब, गुणा r² बराबर πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आप कहेंगे सर जी 154 दे रखी है जी। आप देख लो, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, और आमने सामने वाली कट जाएगी, 11 एकम 11, 11 चौके 44, ठीक है। 2 से काटेंगे, ये 7 बार में कट गया जी। देखो ध्यान से, ये 7 इधर जाके 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप कहोगे जी r² की वैल्यू आ जाएगी 49। अगर r² 49 आ रहा है तो यहां से r जो है त्रिज्या है वो आपकी 7 आ जाएगी।
क्योंकि 7 का वर्ग स्क्वायर 49 होता है। इतना क्लियर है जी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। परिधि आपको निकालनी है, 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर जो है वो हमारा कितना आया है निकल करके 7 आया है। तो आप कहोगे जी 7 से मैंने ये 7 कट कर दिया, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 सेंटीमीटर आपकी परिधि आनी चाहिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, समझना है तो समझ लीजिएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए इस प्रश्न में और कुछ नहीं है। नंबर 10, ये आर्मी अग्निवीर 2021 का प्रश्न है। ठीक है। एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण परस्पर बराबर हों, वो क्या कहलाते हैं? एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, भाई साहब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसके चारों कोण बराबर हों, चारों कोण 90 डिग्री के होंगे अगर चारों कोण बराबर होंगे तो, और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों साहब, वो क्या कहलाता है? ये क्या है? एक वर्ग बन जाता है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों वो वर्ग कहलाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है जी। अगला प्रश्न, एक पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? भाई ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न का सिर्फ इतना सा फॉर्मूला याद रखो, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, सौभुज, कुछ भी पूछ लेगा प्रश्न आप ऐसे कर दोगे। ठीक है साहब। देखो जी, आपको याद रखना है कि कोई भी बहुभुज हो, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला लगा लेना है, बस यहां से बात खत्म। देखो साहब, n क्या है? जितनी आपकी भुजाएं हैं, पंचभुज में कितनी भुजा होती है? 5 भुजा होती है। तो आप कहेंगे जी 5 - 2 इंटू 180 कर देंगे हम लोग। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 3 को 180 से गुणा कर देंगे तो यहां पर आप कहोगे सर जी 540 आंसर आ जाना चाहिए था, ऑप्शन सी। बस छोटा सा फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, वो याद रख लीजिएगा जी। आपसे पंचभुज पूछा है, षटभुज पूछ ले, 10 भुज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आंसर निकल जाएगा। नंबर 12 देख लो, सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत कमी कितनी है? इसको हम ना सक्सेसिव रेट से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं जो मैं हमेशा अक्सर यूज करता हूं। ठीक है साहब, मैंने माना कि जो सेब का मूल्य है वो 100 रुपए है। क्लियर है साहब? पहले 20% की क्या की गई? वृद्धि की गई। 100 से 20% अगर मैं बढ़ा रहा हूं, 100 का 20% 20 होता है, वृद्धि होने के बाद ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 20% की कमी की गई। अब 120 जो है इसका आपको -20% निकाल देना है। 120 का 20% तो निकाल लोगे ना, 120 गुणा 20 डिवाइड बाई 100 करोगे, आराम से निकल जाएगा। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो ध्यान से, पहले हमको 10% निकालना सीखना है। दुकानदार पता ना फटाफट निकाल लेते हैं। देखो साहब, ये मान लो 120 है, अगर बोलेगा 10% निकालने को तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, ये 10% है इसका। 20% निकालना है तो ये जो 10% आया है इसको 2 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24, ये 20% हो गया। इसको 3 से गुणा कर दो, 12 तिया 36, ये आपका 30% हो गया। चीजें क्लियर हैं सभी की? ये तरीका आप लोग लगा के फटाफट से देख देख के भी निकाल सकते हो। यानी कि 120 का 20% कितना होता है? आप कहोगे गुरुजी 24 होता है, और इसमें अगर मैं 24 माइनस कर दूंगा तो ये 96 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है चीजें? अब पहले मूल्य 100 रुपए था, अब जाकर कितना हुआ है? 96 हुआ है। आप कहोगे गुरुजी 4% की कमी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। ऑप्शन हम लोग ए को आंसर दे देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। यदि A/B/C 1/3/5 है और C-A का मान 2000 है तो B का मान बता दो। जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 15 प्रश्न मैथ के हैं, 5 प्रश्न रीजनिंग के हैं, और क्लास जो है वो आपकी समाप्त हो जाएगी फिर इसके बाद से। शाबाश। देखो जी, आपको क्या दिया है? A/B/C, वो दिया है आपको 1/3/5। अब चीजों को ध्यान से समझना।
C माइनस ए की वैल्यू कितनी है जी? 2000। किसकी? C माइनस ए। 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस की वैल्यू 4 होगा। तो यानी कि आपको बोला है जो 4 रेशो का मान है वो 2000 के बराबर है, यही बोला है ना इसने, इसका मतलब। तो आप 4 से 2000 को काटेंगे, एक रेशो का मान हो जाएगा 500 के बराबर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोला है बी का मान बता दो। बी का रेशो कितना है? 3 है। अगर एक रेशो का मान 500 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे गुरुजी 500 गुणा 3 कर देंगे हम लोग, तो यहां पर हमारा आंसर 1500 रुपए हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। बताइए साहब, कोई दिक्कत? चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने है नंबर 14। एक त्रिभुज की परिधि 720 मीटर है। यदि उनकी भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है तो दूसरी सबसे लंबी भुजा क्या होगी? ये वाला प्रश्न मैंने आपको पहले भी शायद अपनी क्लास में एक बार करवाया है। ठीक है, आप लोग जल्दी से एक बार इसका आंसर फटाफट से दे देंगे। देखो, त्रिभुज की परिधि यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होता है जी? सभी भुजाओं का जोड़। क्लियर है? त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं? 1:2:3 है जी। क्लियर है साहब? अगर मैं इन भुजाओं का ही जोड़ कर दूं तो ये परिमाप के बराबर हो जाएगा, जो रेशो का जोड़। 3, 2, 5 और 1 6, यानी कि 6 रेशो का जो मान है वो 720 के बराबर हो गया। यहां से एक रेशो का मान निकाल लो साहब, कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी 120 हो जाएगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक रेशो की वैल्यू 120 के बराबर हो गई। ये आपका चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखो ध्यान से, दूसरी सबसे लंबी भुजा क्या होगी? ये क्या आंसर करेंगे आप लोग? देखो साहब, जो दूसरा रेशो है वो कितना है? 2 है। दूसरी सबसे लंबी भुजा भी 2 ही निकलेगी इसमें से, है ना। एक रेशो का मान 120 है तो 2 रेशो का मान 120 गुणा 2 करेंगे 240 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है जी। चलिए साहब, ये आज है आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के भी रहेंगे और फिर ये क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी, है ना। इस प्रश्न का जल्दी से एक बार आंसर दे देंगे जी। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 432 है तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा? अब यहां पर तो गुणनफल की बात आ गई भाई। कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को? ये एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। देखो साहब, ये है जी फादर और ये है सन। फादर का रेशो 3x है, सन का रेशो है x। 1x या x लिख लो, ठीक है साहब। इनका गुणनफल 432 है। 432 क्या है? इनका गुणनफल है। तो हम रेशो का भी गुणनफल कर लेते हैं साहब। इनको गुणा करेंगे तो आप कहोगे ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके है? 432 के बराबर हो जाएगा। 3 से अगर मैं 432 को काटूंगा तो x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144 हो गया साहब। अगर x स्क्वायर 144 है तो x का मान यहां से मेरा 12 आ जाएगा, सिंपल। क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। हम लोग ऐसे डायरेक्टली निकाल लेते हैं। क्लियर है चीजें? अब बोला है उनकी आयु का योग क्या होगा। उनकी आयु का रेशो तो हमको 3:1 दिया है, ठीक है। रेशो का अगर मैं टोटल कर लूं तो कितना हो रहा है साहब? 4 हो रहा है। अगर x का मान 12 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? आप लोग 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 जो है वो इन दोनों की आयु का टोटल हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों को जोड़ दो तो भी आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर है साहब? अब यहां पर आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट है। टेस्ट लगवा रहा हूं, ज्यादा समय भी नहीं है इसमें, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है तो इसमें थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूं, है ना। अब जो आपकी क्लासेस चलेंगी 1-2 दिन के बाद से वो टॉपिक वाइज चलेंगी, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से चलेंगी। ये रीजनिंग के 5 प्रश्न है, एक बार देख लेते हैं आपका रीजनिंग में थोड़ा हाथ कैसा है ना। 5 प्रश्न है। पहला है 8, 15, 18, 28, 53 और श्रृंखला को पूरा करिए। बताइए साहब, मैंने यहां पर क्या चीज देखी है? सबसे पहले रीजनिंग में तो बस देखिए आपकी प्रैक्टिस है और सारा खेल आपका लॉजिक का है, उसके बाद आपकी कहानी खत्म। ये 8 से 15 हुआ है। अगर मैं 8 गुणा 2 कर दूं 16 हो रहा है, परंतु ये 15 है, यानी कि हमने -1 करके यहां पर 15 कर दिया है। क्लियर है चीजें? बोलोगे हाँ जी सर। अब ये 15 से 28 हुआ है। मुझे एक चीज यहां से भी दिखाई दे रही है कि अगर मैं 15 में फिर से 2 गुणा कर दूं, 15 गुणा 2 30,
परंतु इस बार मैंने माइनस कर दिया है 2 और यहां पे हो गया है 28। बोलोगे हाँ जी सर, ये 28 से 53 हुआ है, यानी कि यहां पर इसने 28 को फिर से 2 से गुणा किया है, ठीक है, परंतु माइनस किया है इसने 3 और ये आपका 53 हो गया साहब। गुणा 2 तो कॉमन है, पर यहां -1 -2 -3। अगले में क्या होगा, आप कहोगे सर जी हमें पता लग गया 53 को 2 से गुणा तो हमें करना ही है, पर हम लोग माइनस को 4 कर देंगे साहब, है ना साहब। 53 को 2 से गुणा करेंगे, आप कहोगे सर जी 106 आ गया, क्लियर है। और माइनस अगर मैं 4 करूंगा तो यहां पर 102 आ जाना चाहिए जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। चीजें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। किसी निश्चित कोड भाषा में रेड को IVW लिखा जाता है तो ब्लू को कैसे लिखा जाएगा। रीजनिंग के 5 प्रश्न है। मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको 4 प्रश्न सोल्व करवाऊंगा, एक प्रश्न जो आखिरी होगा, कोई भी आखिरी प्रश्न आ जाए वो होमवर्क के लिए दूंगा, है ना। कमेंट बॉक्स में आराम से सोल्व करके आंसर दे दीजिएगा। चलो साहब, किसी निश्चित कोड भाषा में रेड को IVW लिखते हैं तो ब्लू को कैसे लिखेंगे। अगर आपको अपोजिट लेटर याद है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है अपोजिट लेटर की वैल्यू का ये प्रश्न है ना। जैसे आर का अपोजिट क्या होता है, RED लिखा है, आर का अपोजिट होता है I, E का अपोजिट होता है V, D का अपोजिट होता है W, IVW लिखा है। ऐसे ही ब्लू को कैसे लिखेंगे भाई, B का अपोजिट होता है जी Y, L का अपोजिट O, U का अपोजिट F, E का अपोजिट V, YOFV ऑप्शन डी आंसर दे दो, आराम से प्रश्न को सॉल्व कर लो, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, रीजनिंग का तीसरा प्रश्न। शब्दकोश के अनुसार अंतिम स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यह इस साल आने लगा है, 2024 आर्मी अग्निवीर में आया था इस टाइप का प्रश्न, तो मैंने ये डाला है, आने लगे हैं इस टाइप के प्रश्न, डिक्शनरी वाले हैं। ये प्रश्न क्या कहते हैं कि कोई इंग्लिश की डिक्शनरी है, उसमें पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस टाइप से ये चलेंगे, ठीक है साहब। अब देखो जी, ये शब्द दिया है हेरिटेज, हर्मिटेज, हीलिंग और हिप। देखो साहब, सबसे पहले देखना है सबसे पहले कौन सा आ रहा है, HEA, यहां पर भी HEA है, बाकी में तो R और R आ रहा है, तो A तो R से पहले ही आएगा, तो ये दोनों पहले आएंगे। अब देखो साहब, ये HEAL है, ये P है ना। L जो है वो P से पहले आता है, तो ये आ जाएगा पहले नंबर पे, और ये हीप वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पे। हमको तो अंतिम बताना है, इनको तो छोड़ ही दो। अब इधर देखो, इसमें HER और HER ये दोनों कॉमन है। I और M में से जो भी पहले आएगा वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, है ना। उसका सबसे आखिरी हम निकाल लेंगे, है ना। देखो साहब, I जो है वो M से पहले आ रहा है, तीसरे नंबर पे ये वाला शब्द आ जाएगा, M सबसे लास्ट में आएगा, चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। आप लोग हर्मिटेज को आंसर देंगे, ये सबसे लास्ट में आएगा आपके शब्दकोश में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है सामने स्क्रीन पर, विषम का चयन करिए। लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल, छिपकली, सांप, मगरमच्छ या फिर सरीसृप। क्या आंसर देंगे मेरे भाई इस प्रश्न का। देखो साहब क्या है, ये जो रेप्टाइल है ये क्या है, एक जंतुओं का वर्ग है ना। रेप्टाइल के अंतर्गत छिपकली, सांप, मगरमच्छ ये इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। रेप्टाइल इनमें वर्ग है, जबकि ये क्या है, इस वर्ग के उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब मैंने आपको बोला था एक प्रश्न होमवर्क के लिए दूंगा, और ये प्रश्न जो है ब्लड रिलेशन का है। मैंने हमेशा अपनी क्लास में कराया है, जब भी मैं आपका मॉडल पेपर लेता हूं या रीजनिंग कराता हूं, है ना। मेट्रो में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए रीचा ने कहा कि वह मेरी मां के बेटे के पिता की बहन है, वह महिला रीचा से किस प्रकार संबंधित है। यह प्रश्न मैं आपको होमवर्क का दे रहा हूं, इसका आप लोग सभी मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, और जल्दी से बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है या नहीं मिला है। क्लास ना 3-4 दिन से रिकॉर्डेड हो रही है ना। अब कल से जो हमारी क्लास होगी वो लाइव होगी पहले की तरह। इतना पेशेंस दिखाने के लिए धन्यवाद, इतना सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। सुबह 10 बजे क्लास होगी, सभी लोग क्लास में जरूर जुड़ेंगे। अब जा रहे हैं सेशन को बंद करने, अपना ख्याल रखिएगा सभी। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।